एमसीसी के रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ बच्चों से गलती होती है कि वो या तो अपनी कैटेगरी को प्रोविजन नहीं कर पाते, या वो जब सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग्स होती है तो वो वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, पर बाद में जब उनको पता लगता है कि उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई स्कोप नहीं बन रहा है तो वो डीम्ड के लिए एस्पायर करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये प्रोसेस समझाने वाला हूं कि अगर आपसे आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, चाहे वो आपके किसी डिटेल में या आपकी सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग में, तो आपको उसके लिए क्या करना है। यहां पे एक बात को समझिए कि एमसीसी आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन रीसेट करने का ऑप्शन देता है। राउंड 1 के लिए वो रीसेट ऑप्शन ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अगर मान लीजिए आपका अपना स्टेट में ओबीसी था और आप जो ओबीसी आपकी कैटेगरी है वो आपकी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो आपको एमसीसी में अपने आप को जनरल मेंशन करना है। प्लीज, अगर आपने नीट के फॉर्म भरते हुए गलती से वहां पे अपने आप को ओबीसी कर दिया था तो आपको वहां पे अपनी कैटेगरी में ओबीसी से जनरल चेंज करने की ऑप्शन मिलने वाली है। पर यहां पे एक बात और जानिए कि आप जनरल से अपने आप को ओबीसी नहीं कर सकते। अगर आपने नीट में अपने आप को जनरल लिखा था तो आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी अब नहीं कर सकते। आप अपने आप को जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से जनरल कर सकते हैं अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद लेस देन इनकम लिमिट नहीं है, तो आपको जनरली वहां पे जनरल ही चूज करना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं किया और अगर आपको जब सीट अलॉटमेंट हुई है, अगर वो सीट अलॉटमेंट अंडर योर अलॉटेड कैटेगरी ऑफ ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस हो जाती है तो उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि कॉलेज वाला आपके सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में नहीं है या आपकी इनकम लिमिट ज्यादा है तो प्लीज अपने आप को कैटेगरी चेंज करके जनरल में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग्स में शुरू में आपने जीएमसी के लिए प्लान किया था, पर अगर आपको बाद में यह लगता है कि आप डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं, तो आप रीसेट फंक्शनैलिटी को इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि आप अपनी सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग्स में डीम्ड को ऐड कर सकते हैं। आपको एडिशनल सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी, जो आपकी पहले वाली पेमेंट है वो आपकी उस पेमेंट में एडजस्ट नहीं होने वाली है। आपका अगर मान लीजिए आपने पहले 11,000 का रजिस्ट्रेशन किया था तो वो आपका 11,000 में से जो 10,000 रुपये आपको वापस आना है वो आपके एज ए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी रिफंड ही वापस आएगा। अब आपको 2,05,000 की एक फ्रेश पेमेंट करनी पड़ेगी। बट इस फ्रेश पेमेंट करने के बाद आप अपनी काउंसलिंग को डीम्ड के लिए भी ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। मैं एमसीसी के जो अभी करंट स्टेटस चल रहा है उस प्रोसेस को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार भी एमसीसी की काउंसलिंग में बहुत रीशेड्यूल्स आने वाले हैं। मैं हमेशा काउंसलिंग के बारे में एक बात कहता हूं कि काउंसलिंग इज अ मैराथन, इट इज नॉट अ 100 मीटर रेस। आपको बहुत पेशेंस के साथ इस पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि जितना आप इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ही आप बिना किसी गलती के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाएंगे। अगर आप एमबीबीएस एडमिशन सीख कर रहे हैं और अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप नीट नेविगेटर को उनकी पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो विश यू द बेस्ट एडमिशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट।